Good morning students. Today we will do the addition and additive and reproductive property of normal distribution. ठीक है, तो तुमने ये सभी डिस्ट्रीब्यूशंस के पहले वीडियोस में किया है, बायनोमियल का, पॉइजन का, तो ऐसे ही हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर रहे हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। और तुम्हें याद होगा एडिटिव प्रॉपर्टी में हमेशा हम किसका यूज करते हैं, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का। तो अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एन नॉर्मल वेरिएट इज ऑल्सो अ नॉर्मल वेरिएट। इसने क्या बोला है कि अगर x1, x2, xn तक तुम्हारे के ये सारे के सारे, जैसे मैं बोलती हूँ x1, x2, xn तक, ये सारे के सारे क्या है, तुम्हारे नॉर्मल वेरिएट्स है। नॉर्मल वेरिएट्स का मतलब ये क्या फॉलो कर रहा है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और तुम्हें बताया था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एन से डिनोट करते हैं, उसके पैरामीटर म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर होता है। अगर मैं x1 लेती हूँ तो उसका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मैंने यहाँ पे μ1 और σ1 स्क्वायर से डिनोट कर दिया। x2 लेती हूँ तो मैं क्या लिखूंगी, क्योंकि ये सारे क्या फॉलो कर रहे हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये क्या बन जाएगा, μ2 σ2 का स्क्वायर। x3 का लिखूंगी n μ3 σ3 का स्क्वायर, अप टू सो ऑन। तो मैं इसको एक्स आई भी लिख सकती हूँ, आई लिखूंगी तो यहाँ पे म्यू आई हो जाएगा और सिग्मा आई का स्क्वायर हो जाएगा। ये मैंने ना सबके पैरामीटर्स लिखे हैं। तो इसने क्वेश्चन में क्या बोला है कि अगर ये सारे के सारे नॉर्मल वेरिएट्स हैं तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आई इन सबका सम 1 से n तक का, वो भी क्या फॉलो करेगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और एक लीनियर कॉम्बिनेशन में कांस्टेंट टर्म भी डाल सकता है कि a1 x1 प्लस a2 x2 अप टू सॉन an xn b, जब इनका सम करूंगी वो भी क्या फॉलो करेगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और तब उसके पैरामीटर्स क्या होंगे वो भी निकालना है। ठीक है, तो ये तुम्हें प्रूव करना है। तो देखो क्वेश्चन में क्या है, अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ n नॉर्मल वेरिएट इज ऑल्सो अ नॉर्मल वेरिएट। लेट xi बी एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वही मैंने बताया कि x1 से लेके xn तक हमने n इंडिपेंडेंट लेने, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, बट है वो नॉर्मल वेरिएट जिनका मीन क्या होगा, म्यू आई, एंड वेरिएंस होगा सिग्मा स्क्वायर। ये मैंने तुम्हें पहले बता दिया, मीन क्या है उनका, म्यू आई और सिग्मा स्क्वायर। तो इन सबको, सबका अलग अलग मीन होगा और सबका अलग अलग वेरिएंस होगा, तो मैंने इन सबको अलग अलग से डिनोट कर दिया। तो आई के हिसाब से 1 होगा तो 1 लिख देंगे, 2 होगा तो 2 लिख देंगे, सिर्फ नाम दे रहे हैं हम। और तुमने ये भी फाइंड आउट किया था कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में एम एक्स टी क्या आता है, ई म्यू टी प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर, यही था। लेकिन अब अगर मैं x1 पुट कर दूं तो यहाँ पे μ1 और σ1 हो जाएगा, 2 पुट कर दूं तो यहाँ 2 और यहाँ 2 हो जाएगा तीनों में। तो i के हिसाब से यहाँ पे m ऑफ xi पुट करेंगे तो म्यू आई टी प्लस हाफ सिग्मा आई स्क्वायर इंटू में टी स्क्वायर। तो इसने वही लिखा है कि देन सबका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, क्योंकि सारे के सारे क्या फॉलो कर रहे हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में अगर x1 नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या होगा, ई ऑफ μ1 टी प्लस हाफ सिग्मा 1 स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक है, ये किसका होगा, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन x1 का। 2 का होगा तो यहाँ पे 2 कर देंगे, तो आई के अकॉर्डिंग से लिख दे सबका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ये होगा। तुम्हें क्या प्रूव करना, उनका लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन में क्या है कि ये अलग अलग करना है, तो इन सबका सम भी क्या फॉलो करेगा, मोमेंट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब सम के साथ इसने कांस्टेंट भी लगा दिया, मैंने तुम्हें बता दिया। लीनियर कॉम्बिनेशन में सिंपल भी दे देते हैं कई बार, अगर सारे कांस्टेंट्स 1 है तो इन सबका, हमने आगे जो बायनोमियल में किया था उन सब में सबका सम किया था। यहाँ पे इधर लीनियर कॉम्बिनेशन बोल रहा है कि a1, a2 और an भी लगा दिया आगे, तो भी वो क्या फॉलो कर रहा है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो तुम्हें प्रूव करना है, टू प्रूव, ये प्रूव करना है बॉक्स जो बना रही हूं मैं, कि समेशन ai xi कर दूंगी यहाँ पे, तो क्या होगा कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे समेशन किया तो यहाँ पे भी समेशन आएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे भी क्या आएगा, तुम्हारा सिग्मा आई के साथ समेशन आएगा। तो तुम्हें ये प्रूव करना है, तो हम क्या करेंगे, देखो, वी नो दैट मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ai xi इज इक्वल्स टू दिस। हाँ, ये प्रॉपर्टी तुमने ऑलरेडी की है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन की। क्या प्रॉपर्टी थी, m ऑफ a1 x1, चलो पहले मैं सिंपल वाली बताती हूँ, m ऑफ x1 प्लस x2 t आ गया, तो तुम क्या करते थे, m ऑफ x1 t इंटू में m ऑफ x2 t, तुम अलग अलग लिख लेते थे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 3-4 क्वांटिटी हो तो 3-4 को भी अलग अलग पॉइंट में, ये तुमने फर्स्ट चैप्टर में किया है। तो यहाँ पे क्या है, m ऑफ a1 x1, a2 x2, अगर a3 x3 हो तो हम इसको, तो भी हम ऐसे लिख पाते थे, m ऑफ a1 x1 t, m ऑफ a2 x2 t, ये मल्टीप्लाई में चलते हैं सारे। ठीक है, x3 आ जाएगा, तो ये तीनों प्रोडक्ट में है, तो उस प्रोडक्ट को, जैसे समेशन को लिख देते हैं ना, जैसे इस समेशन को क्या लिखते हैं, m समेशन ai xi। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट को का साइन होता है ये वाला, इसको हम ऐसे डिनोट करेंगे, i फ्रॉम 1 to n m ऑफ ai xi।
मतलब क्या है कि अगर इन सबका सम लिखने लगे तो हम इनको अलग अलग करके प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। इसको खोलोगे तो क्या बनेगा, आई को 1 पुट करोगे तो m ऑफ a1 x1 t, फिर ये साइन किसका है, प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट लगाया। फिर आई को 2 पुट करोगे m ऑफ a2 x2 t, अप टू सॉन n तक जाओगे तो ये सारे प्रोडक्ट में लिखे जाएंगे। तो तुम्हें यही बोला गया इसमें, वी नो दैट, ये तुमने फर्स्ट यूनिट में किया है कि हम समेशन को इन सबका मल्टीप्लाई में खोल सकते हैं। तो इसने खोल के भी दिखाया है, मैंने बताया तुम्हें आई को 1 पुट करोगे तो फर्स्ट टर्म ही आएगी, फिर ये साइन होता है मल्टीप्लाई का तो मल्टीप्लाई का लगाया, 2 पुट किया, देन n पुट किया, सबको प्रोडक्ट में। तो ये हमें पहले ही पता है, इसने बोला है। नेक्स्ट वी हैव ए आई एक्स आई, ए की प्रॉपर्टी भी बताई थी कि m ऑफ अगर ए एक्स टी हो तो वो किसके इक्वल होता है, m ऑफ x ए टी, ए जो कांस्टेंट है वो अंदर चला जाता है, क्यों, क्योंकि ये बनता है e ऑफ ए एक्स टी। ठीक है, तो तुम चाहो तो इसको ए टी इकट्ठा लिख लो, e ऑफ ए टी लिख लो, और ये क्या बन जाता है, m ऑफ एक्सपोनेंट बनता है ये। ठीक है, तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, m ऑफ x ए टी। तो इसने क्या लिखा कि जो कांस्टेंट टर्म है वो अंदर t के साथ चली जाती है। इतना हो गया। उसके बाद अब हमने क्या किया, m ऑफ ए आई टी एक्स आई टी था, ठीक है, उसको हमने लिख लिया एक्स आई ए टी। और मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है हमारा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, देखो एक मिनट, ये होता है ना हमारा मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, एक्स आई का लिखूंगी तो मैं क्या लिखूंगी, ई ऑफ म्यू टी होता है तो म्यू आई टी प्लस हाफ सिग्मा आई टी का स्क्वेयर टी स्क्वेयर। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या किया, एक्स आई के साथ अगर मैं ए टी लिख दूं तो बस जहां पे टी है उधर ए टी आ जाएगा, ई ऑफ म्यू आई ए टी प्लस हाफ ऑफ सिग्मा आई का और ए टी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसने क्या किया कि हमें प्रॉपर्टी क्वेश्चन में दे रखी थी m ऑफ ए एक्स आई, ठीक है, ए आई एक्स आई, तो ए आई इसने अंदर ले लिया तो यहाँ पे भी ए आई आ जाएगा और यहाँ पे भी ए आई आ जाएगा। तो हमने क्या किया कि ए आई टी के साथ चला गया, फिर जो भी टी था टी की जगह ए आई टी पुट करना पूरी इक्वेशन के अंदर, हमारी समेशन की वाली टर्म बन जाएगी। तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन यही लिखा हुआ है, देखो ए आई टी का स्क्वायर इसमें से बाहर निकालोगे तो ई म्यू आई टी, और ए आई बाहर निकला हुआ इधर, प्लस हाफ, ये पावर में है, देख लो दोबारा लिखती हूँ, ई ऑफ ए आई म्यू आई टी प्लस हाफ सिग्मा आई का स्क्वायर टी का स्क्वायर, और ए आई का भी है ए आई का स्क्वायर। ठीक है, तो उसने इस टर्म को ये लिख दिया। देन सो यूजिंग दिस इन इक्वेशन 1, ये तो एक का था, a1 है तो a1 पुट करेंगे, 1 पुट कर देंगे, 2 है तो सब में 2 पुट कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे 1 पुट कर दिया, फिर 2 के लिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी में यहाँ पे मल्टीप्लाई में 2 में चलेगा, लास्ट क्या है n, ए एन पुट कर दिया क्वेश्चन के अंदर। फिर क्या करेंगे, सबका बेस सेम आएगा ई, सबको एड अप कर देंगे, सबका बेस सेम, पावर ऐड, पावर ऐड में देखो तुम्हारी क्या क्या बनी हुई है पावर, देखो मैं दोबारा लिख देती हूँ, एम ऑफ फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या था हमारा, ये समेशन ए आई एक्स आई टी इज इक्वल्स टू, हमने इसको ऐसे लिख लिया था ए वन एक्स वन टी, फिर मल्टीप्लाई में एम ऑफ ए टू एक्स टू टी अप टू सॉन m ऑफ ए एन एक्स एन टी। देन फिर मैंने बताया था ये a अंदर चला जाता है, m ऑफ x1 a1 t, m ऑफ x2 a2 t अप टू सॉन m ऑफ xn an t। फिर मैंने एक ai के लिए सॉल्व करके दिखाया, ये वाली टर्म ये है, तो i की जगह 1 पुट कर दो तो बन जाएगा e ऑफ a1 म्यू1 t प्लस a1 का स्क्वायर 2 सिग्मा 1 का स्क्वायर t का स्क्वायर, फिर e ऑफ a2 म्यू 2 t a2 का स्क्वायर बाय 2 सिग्मा 2 का स्क्वायर t का स्क्वायर अप टू सॉन x n तक जाना है, e ऑफ a n म्यू n t मल्टीप्लाई में है प्लस a n स्क्वायर 2 सिग्मा n स्क्वायर टी स्क्वायर। अब सबका बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, ई पावर ऐड करोगे तो देखो मैं पहले आगे आगे वाली पावर्स इकट्ठी कर रही हूँ, a1 म्यू 1 a2 म्यू 2 अब कहाँ तक an म्यू n, और सब में t कॉमन था तो मैंने इकट्ठा लिख लिया। फिर प्लस अब ये जो पीछे पीछे वाले पार्ट्स हैं उन सब में टी स्क्वायर कॉमन है, कॉमन निकाल के और बाकी लिख लिया a1 सिग्मा स्क्वायर सिग्मा 2 भी कॉमन है तो मैंने 2 लिख लिया, a2 का स्क्वायर सिग्मा 2 का स्क्वायर अप टू सॉन an का स्क्वायर सिग्मा n का स्क्वायर। देखो इकट्ठा कर लिया, तुम्हारी टर्म आ गई है। ठीक है, उसके बाद इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, समेशन ए आई यू आई और टी बाहर भी लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि सबका एडिशन चल रहा है और मैं सबको बार बार में इतना लिखने के बजाय आई फ्रॉम 1 to n लिख दिया। ऐसे इसमें प्लस टी स्क्वायर बाय 2 कॉमन है,
इसको लिख सकती हूँ ए आई स्क्वेयर और सिग्मा आई का स्क्वेयर का समेशन आई फ्रॉम 1 to n। क्या ये वही प्रॉपर्टी बन गई जो हम प्रूव करना चाहते थे? ये मोमेंट जनरेटिंग, यही प्रूव करना था कि अगर हमारे फॉर्मूले के अंदर समेशन वाली टर्म्स आ जाए, ये लीनियर कॉम्बिनेशन आ जाए ए आई एक्स आई टी, ठीक है, तो यहाँ पे भी समेशन आ गया, यहाँ पे भी समेशन, सबके साथ ए आई चला तो सबके साथ ए आई आ गया, तो वही फॉर्म आ गई। इसको तुम ऐसे लिख सकते हो ए आई और सिग्मा ए का होल स्क्वायर। तो तुम जनरल वाली से कंपेयर करोगे, जनरल क्या थी हमारी? ई ऑफ म्यू टी प्लस हाफ सिग्मा और टी का स्क्वायर, यही थी ना जनरल। तो म्यू की जगह समेशन ए आई म्यू आई आ गया और सिग्मा स्क्वायर की जगह ए आई सिग्मा साई स्क्वायर आ गया। इससे ये प्रूव हो गया कि ये रिप्रोडक्टिव प्रॉपर्टी है। तो ये आ गया तुम्हारा, तो इससे प्रूव हो गया कि तुम्हारा क्या बन गया? वो लीनियर कॉम्बिनेशन। अगर आगे कंटिन्यू में करें, ए को हर ए आई को तुम 1 पुट कर दो, तो यहाँ पे हर आई के लिए फॉर ऑल आई लिखा हुआ है, फॉर ऑल आई 1 to n सारे ए आई 1 हो जाए, तो 1 हो जाएंगे तो यहाँ पे ये हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, क्या बन जाएगा? सिग्मा म्यू आई टी प्लस हाफ समेशन, ये तो 1 हो गया, सिग्मा आई का स्क्वायर और टी का स्क्वायर। तुम्हें यही प्रूव करना था, यहाँ से भी ए आई हट जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो ये सिग्मा, तो ये क्या बना दिया हमने? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ normal variate is also a normal variate। यही प्रूव करना था। We see that the sum as well as the difference to independent variable is also a normal variate। इसने बोला जो सम आता है ना वो भी, और जब तुम डिफरेंस करोगे ना वो भी क्या आएगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का, नॉर्मल वेरिएट का, वो भी एक नॉर्मल वेरिएट होगा। वेयर एज दिस वॉज नॉट पॉसिबल इन पॉइजन वेरिएट। पॉइजन वेरिएट में हमने देखा था कि सम तो है पॉइजन वेरिएट, कि अगर x1 से xn तक सारे पॉइजन वेरिएट हैं तो उनका सम भी क्या बनता है? पॉइजन वेरिएट, बट उनका डिफरेंस नहीं था पॉइजन वेरिएट। यहाँ पे जब तुम इसका माइनस वाला पार्ट करोगे ना तो भी हो जाएगा। तुम यहाँ पे क्या करोगे? माइनस वाले प्रूव करने के लिए जगह ए आई को -1 पुट कर देना तो भी हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा पॉइजन वेरिएट्स। नेक्स्ट हम करते हैं इंपॉर्टेंट। तो ये लिखने का तरीका हो गया कि अगर एक्स सारे के सारे एक्साइज ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहे हैं तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी क्या फॉलो करेगा? ये आई कर दिया मैंने क्योंकि x1 के लिए भी x2 xn सभी फॉलो कर रहे हैं। फॉर ऑल आई फ्रॉम 1 to n देन इनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी ये डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा। नेक्स्ट इसके इंपॉर्टेंस क्या है? मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन अकरिंग इन प्रैक्टिस, फॉर एग्जांपल जो भी बायनोमियल, पॉइजन, हाइपरज्योमेट्रिक भी है, जब भी तुम क्वेश्चन, जब आगे तुम इसका यूजेस देखोगे नेक्स्ट सेमेस्टर में कि तुम्हें यूज कैसे करना है इनको हाइपोथेसिस में, तो सारे डिस्ट्रीब्यूशंस को हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करके ही अप्रोक्सीमेट किया है। मतलब हमने क्या किया, इनकी वैल्यूज हमें जब सॉल्व करनी थी तो उनको हमें पहले नॉर्मल में कन्वर्ट करके देन हमने नॉर्मल का ही डिस्ट्रीब्यूशन का यूज किया है इनको इवेल्युएट करने के लिए। तो सारे के सारे जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन है कैन बी अप्रोक्सीमेटेड बाय नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। Many of the distribution of the sampling statistics tend to normality for large samples and they can be studied with the help of normal curve। इसने ये बोला ज्यादातर जो डिस्ट्रीब्यूशंस है ना, सैम्पलिंग, जब तुम सैंपल्स के लिए रिजल्ट्स निकालोगे, वो भी नेक्स्ट सेमेस्टर में ही है कि सैम्पलिंग के लिए तुम्हारा जो रिजल्ट आता है वो वही पूरी पॉपुलेशन का भी रिजल्ट आता है। तो वो किसके हेल्प से होता है? वो नॉर्मल कर्व के लिए होता है। और सारे डिस्ट्रीब्यूशंस को, वही ऊपर वाली कंडीशन ही है ये कि सारे डिस्ट्रीब्यूशंस को हम नॉर्मल कर्व में कन्वर्ट करके देन नॉर्मल कर्व की एक टेबल होती है उसके हेल्प से हम उसको स्टडी करते हैं। नॉर्मल कर्व फाइंड्स द लार्ज एप्लीकेशन इन स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल इन इंडस्ट्री फॉर सेटिंग कंट्रोल लिमिट्स। और नॉर्मल का कहाँ यूज होता है हमें पता भी नहीं है। ये डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिटिक्स जितने भी हैं इधर भी सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा यूज होता है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सीए के जो कोचिंग लेते हैं ना, सीए में भी सबसे ज्यादा जो उनके रिजल्ट्स निकालते हैं अकाउंटेंट्स वगैरह, उसमें भी तुम्हारा नॉर्मल कर्व का यूज होता है। इवन इफ अ वेरिएबल इज नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इट कैन सम टाइम बी ब्रॉट टू द नॉर्मल फॉर्म बाय सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द वेरिएबल। इसने बोला अगर कोई एक वेरिएबल तुम्हारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो नहीं भी करता ना, लेकिन मैं उसको कैसे ना कैसे उसको पुट करके तुम्हें कर सकती हूँ, उसको सिंपली नॉर्मल ट्रांसफॉर्म कर सकती हूँ एक वेरिएबल में।